स्वागत है प्यारे दोस्तों आप सभी का दृष्टि की पीसीएस क्लासेस के अंदर। और खास तौर पर आज जिस सेगमेंट में हम काम करने वाले हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए मैं डॉक्टर अजय सिंह आप लोगों को 2021 में जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों जो ये प्रश्न आपके गए उनका मैंने पूरा तालमेल देखा, किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो बेसिकली अधिकांश प्रश्न जो हैं वो आपके करंट को जोड़ते हुए बनाए गए थे और कुछ बेसिक साइंस के थे। तो करंट वाला हिस्सा जो है ये मान के चलना है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग को जो है सबसे लोकप्रिय है, वो बहुत प्रिय है उसके लिए। इसलिए हमें जब भी हरियाणा पीसीएस के लिए आप तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट वाले सेगमेंट को जोड़ते हुए आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दोनों को काम में लेना है ताकि एग्जाम में आपको रिजल्ट आपके अनुसार मिले या प्रश्न आपके अनुसार मिले। तो दोस्तों आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, करीबन 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो प्रश्न पूछने के पीछे आयोग का क्या मंतव्य था, या इस समय वैश्विक परिवेश में कौन कौन सी घटनाएं या भारत के परिवेश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके चलते आयोग ने इन प्रश्नों को आपके लिए रखा और आप लोगों ने आशा करता हूं अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है ना। और बिना समय नष्ट करते हुए हम अपने इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोस्तों कोरोना टाइम काफी लंबे समय तक प्रभावित करता रहा और अभी भी लगभग प्रभावित कर ही रहा है। मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई लेकिन वो गया तो नहीं। तो फिर उसके ऊपर प्रश्न पूछना लाजमी था कि पहला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक गले का सैंपल नहीं चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो आपके अभी तक जो आपके आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर लिए जा रहे थे तो उसके अंदर जो है आपके सैंपल स्वैब लिया जाता था, एक लंबी सी पाइप के आगे बड सा होता है, उसके अंदर गले में नाक में डाल करके थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है स्वैब का। ठीक है, तो गले का सैंपल नहीं चाहिए। पहली बात, इस सेगमेंट्स में इन क्वेश्चनों के ऊपर ये की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो नाक की और गले के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप जब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। फिर सैंपल नहीं चाहिए, इसका मतलब ये की पॉइंट इसका, और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। मजे की बात यह है कि भारतीय जो मेडिकल अनुसंधान रिसर्च परिषद है उसने क्या कर दिया, इसको मान्यता भी दी है। तो वो कौन कौन से हैं, तो आरटीपीसीआर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कहते हैं, इसके अंदर तो लेते हैं, इसके अंदर तो नाक का और गले का सैंपल लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत। रैपिड एंटीबॉडीज, इसके अंदर भी सैंपल लिया जाता है। एंटीजन टेस्ट जो होता है उसके अंदर भी लिया जाता है, और टूनेट टेस्ट है उसके लिए भी लिया जाता है। तो बचता है आपका रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, इसके अंदर ये आपके स्वैब नहीं लिया जाता और इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसके साथ इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है और इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले में, तीसरे में और चौथे में आपको स्वैब चाहिए, यानी नाक और गले का सैंपल चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं चाहिए। और इसकी अनुमति भी जो है भारतीय मेडिसिन अनुसंधान परिषद ने दे दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। फिर है, निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का, पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का परफ्यूम का मतलब सेंट, खुशबूदार पदार्थ बनाने में उपयोग न्यूनतम संभावना होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो खुशबूदार परफ्यूम बनाते हैं उसमें इनमें से किस एक को कम से कम यूज किया जाता है, ना के बराबर यूज किया जाता है, बाकी इन चारों को यूज किया जाता है। कौन है ये चारों, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है और एल्डिहाइड है। देखिए दोस्तों, यहां पर छोटी सी बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, और ये आपके सस्ते परफ्यूम्स के अंदर जो आपको 99 रुपीज में, फिर 49 रुपीज के अंदर कहीं मिल जाए तो उसके अंदर आपको ये मिलेंगे।
एस्टर जो होते हैं वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मिल करके एक फ्रूटी स्मेल वाला एक सब्सटेंस बनाते हैं जो परफ्यूम के अंदर काम आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है और साथ में अल्कोहल दोनों मिलकर के एक फ्रूटी स्मेल वाला लिक्विड बनाते हैं, वो परफ्यूम बनाते हैं, मीठी फूड फलों जैसी खुशबू आने वाला, तो वो एस्टर है आपका। कमोबेश कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी काम में लिया जाता है। इसके बहुत से काम है जिनमें से एक काम आपका परफ्यूम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो फिर इसका आंसर जो होता है दोस्तों वो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल को सबसे कम लिया जाता है, लिया तो जाता है पर सबसे कम लिया जाता है, इसीलिए यहां पर प्रश्न जो है आपको न्यूनतम संभावना के साथ में दिया गया है। न्यूनतम संभावना के साथ में दिया गया। समझ में आई बात दोस्तों? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु, की पॉइंट क्या है? स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? कोई ऐसा अम्ल है जिसका प्रयोग सोने की सफाई यानी सोने के आभूषणों की सफाई के लिए किया जाता है? कौन सा होगा वो? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्वारेजिया। बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है, इसको हम क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज का निर्माण जो है वो हम किनके द्वारा करते हैं? एक तो HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अम्ल, और ये हमारे पेट में भी होता है, पाचन के अंदर काम करता है, और इसको निकालने के लिए जी सेल्स हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती है, उससे ये आपका निकलता है, और इसके साथ अनुपात में मिलाया जाता है HNO3। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इनका जो अनुपात है वो होता है आपका 3:1। तो इसका मतलब अम्लराज जिसे हम कहते हैं ये आपका एक्वारेजिया है, और इसे शाही पानी भी कहते हैं, रॉयल वाटर, और इसमें सभी कीमती धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि सब उसमें डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती, और इसी का फायदा लेकर के सोने के आभूषणों को साफ करने का काम कुछ सुनार करते हैं और कुछ बाहर घूमते हुए फ्रॉड लोग करते हैं। आते हैं ना महिला मोहल्ले के अंदर आते हैं और कहते हैं हम आपके जो गहने हैं उनको बड़े साफ कर देंगे अच्छे से। तो कुछ महिलाएं इंप्रेस हो जाती हैं तो कहती हैं साहब इसको साफ करते, वो उस घोल के अंदर घोलते हैं तो सोने चांदी की ऊपरी परत जो है उसके अंदर रह जाती, दिखती नहीं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन बाद में बनता है, अवक्षेप बाद में बनता है, फिर सोना अलग कर लेते हैं। वो लिक्विड जैसा सोना जो होता है वो जब एक देश से दूसरे देश में लोग स्मगलिंग करते हैं तो वो लिक्विड सोना भी काम में लेते हैं। तो फिर महिला कहती है कि इसको साफ कर दीजिए, कितने रुपए लोगे? बोले 200 रुपए लेंगे। तो बोले मैं 4-5 महिलाओं से और गहने साफ करवा दूंगी, आप कितने लोगे? 100 रुपए लूंगा। अब एक बार डिप करके उसको दे दिया तो महिला ने सोचा और चमकवा दें, तो बोले 5-7 बार इसको डिप करो, और 5-7 बार में बहुत सा सोना जो उसके अंदर घुल जाएगा, ये हमें टोटल लॉस होता है। तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों वो आ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है गाड़ियों के अंदर डलता है। ऑक्सैलिक अम्ल हमारे शरीर में किडनी के स्टोन बनने के लिए, पथरी बनने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सैलिक एसिड है ना, कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है वहां पर जाकर के काम करता है, जिसकी वजह से ये होता है। बोरिक अम्ल जो है ये फंगीसाइड होता है और लिटिल एंटीबायोटिक होता है। हमने कई बार इसको गर्म पानी में डाल के आंखों को छाप दे करके उसको साफ करने का प्रयास भी करते हैं, और ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो नाइट्रिक अम्ल होगा। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। इससे इन आभूषणों की क्या है? सफाई की जाती। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, शामिल नहीं है? यानी पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए परावर्तन, और उसके बाद पता होना चाहिए अपवर्तन, और उसके बाद पता होना चाहिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण पता होना चाहिए, तब जाकर के आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं कि जब किरण, थोड़ा सा इसको हम देखें, यहां पर देखते हैं ये 2 माध्यम है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम 2 होना आवश्यक है, और किरण जो है
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर आती है। हम कल्पना करते हैं कि यहां पर हो पानी, यहां पर हो हवा, तो ये दोनों इस प्रकार का है, लेकिन मैं यहां पर हीरे को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं यहां लेता हूं हीरा और यहां लेता हूं वायु। ठीक है, विरल माध्यम से आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये वाला सेगमेंट इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, और ये किरण जो है आपकी आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंट। जब ये दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको जाना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन जाती नहीं है, ये जाती नहीं है। तो ये क्या करती है कि यहां पर या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है परावर्तन का, अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन के चलते ये किरण जो है वो आपके इसी 90 डिग्री के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। चूंकि कंडीशन हमने क्या ली है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ली है, तो वो सदैव जो है इस अभिलंब से दूर हटेगी और इतने इतने सेगमेंट में आएगी। तो यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, लेकिन इधर नहीं आएगी। इधर आने के लिए ऊपर विरल माध्यम होना चाहिए, नीचे सघन माध्यम होना चाहिए। तो ये काम आपका कंडीशन के हिसाब से है। और यहां पर देखिए कि जब किरण इस अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती और वह अपवर्तित होकर माध्यम की सतह के साथ साथ चलना शुरू कर दे, तो इस वक्त अभिलंब के साथ बना हुआ आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। जब हमने अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन की चरम सीमा यहां पर होगी, इसको बोल देंगे ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये आपका होगा क्रांतिक कोण। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर बना हुआ वह न्यूनतम कोण जो माध्यम में जाकर के 90 डिग्री पर चला जाए, तो वो कोण क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। यहां तक शांति। अब क्रांतिक कोण के बाद में फिर शुरुआत होती है कौन सी घटना की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कैसे होगा ये, अब कंडीशन आपकी यहां पर काम में आ रही है, ये वाली कंडीशन जिसमें आप हीरे को देखिए और वायु को देखिए। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अपवर्तित होकर, अगर अपवर्तित हो रही है उस समय, यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और हीरे का क्रांतिक कोण वायु के क्रांतिक कोण से हमेशा कम रहता है, यह देखना पड़ेगा आपको। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह किरण, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और किरण का क्रांतिक कोण या किरण का आपतन कोण हीरे के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो किरण वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे कि वो आती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब ज्यादा होती है जब क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम होना चाहिए, और सबसे न्यूनतम कोण जो होता है वो हीरे का होता है, वो होता है 24 डिग्री। इसलिए हीरा अंधेरे में भी, अब आपके मन में आ रहा चमकता होगा, नहीं, अंधेरे में नहीं चमकता, कम रोशनी में चमकता, अंधेरे में कुछ नहीं चमकता है, कम रोशनी में चमकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं आपके पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ऐसा जो है वो आपको कहां कहां पर मिल रहा है उसको देखना है, यहां पर देखना है उसको। तो जब ये चीजें आपके समझ में आ जाती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है उसको हम देखते हैं। पहला है रेगिस्तान में मिराज, रेगिस्तान में मृग मरीचिका। आप सड़क पर देखते हो ना कई बार जाते समय, तो पानी भरा रहता है, दूर से देखो पानी भरा सा लगता है, थोड़ा सा और आगे जब पानी गायब। तो जंगल में भी हिरण को इसी प्रकार से पानी दिखता है तो हिरण पीछे दौड़ता है। तो फिर आगे बात, यानी मृग मरीचिका, मृग की तृष्णा जो कभी पूरी नहीं हो पा रही है,
उसको बोलते हैं मिराज। हालांकि मिराज ठंडे क्षेत्रों में भी होती है, ठंडे क्षेत्रों में उसको बोलते हैं लूमिंग। जब हम कभी क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको लूमिंग को डिटेल में समझाऊंगा। तो मिराज जो है वो तो मृगमरीचिका जो है वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है। ठीक है, दूसरा है कैलाइडोस्कोप, इसका हमें पता नहीं। हीरे की झिलमिलाहट या चमक, जो हीरा चमक रहा है, जो अभी अभी मैंने समझाया आपको, तो ये भी शामिल है उसके अंदर। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये सिलिका के बने होते हैं और ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो बचा कौन सा है? बचा हुआ है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप जो है ये होता है बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी में 60 डिग्री पर 3 समतल दर्पणों को रखा गया है, 60-60 डिग्री पर। और ये 60-60 डिग्री पर रखने के बाद जब हम इसके अंदर बीच में कुछ रंग बिरंगे कांच के टुकड़े रखते हैं और फिर उनको हम ऐसे घुमाएं तो हमें सिमेट्रिकल डिजाइन्स नजर आते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, गोल 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 गोल, बड़े अच्छे। मेले के अंदर खूब मिलते हैं। मेले 'ਚ बथेरे मिलते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ वहां, ਜਦੋਂ मेले 'ਚ ਜਾਂਦੇ हैं ना, इधर पंजाब 'ਚ जाने हरियाणा ਜਾਂਦੇ हैं तो सानू बथेरे मिलते हैं ਇਹੋ है ना। तो वो सारी चीजें किसके लिए काम कर रही हैं? कैलाइडोस्कोप के ऊपर। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? कैलाइडोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह कंपाउंड पारंपरिक तौर पर, ध्यान देना, पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी के काम आता है। पहली बात, कलई जो होती है, कली करते हैं ना अपने, तो वो कली के लिए काम आता है। इसके बारे में निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? सही वाला बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका, यह बिना बुझे हुए चूने का पानी के साथ क्रिया कराकर बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अपने कई बार जब ये सफेदी पोतते हैं तो ढेले लेके आते हैं व्हाइट कलर के। पुराने टाइम की बात थी, हम लोग जब गांव में थे तब इसी प्रकार से करते, और मटके के अंदर पानी भर के एक एक करके उसको डालते तो फट 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 बजते थे वो, और तेजी से गर्म हो जाता था पूरा मटका। तो वो, ये तो बिल्कुल सच बात है। जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह हमें मिलता है, ये भी सच बात है। यह पोर्टलैंड सीमेंट में एक कच्चा माल है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसके साथ में पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सिलिका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, मेजर तो कैल्शियम ऑक्साइड है और सेकंड नंबर पे सिलिका आती है। और क्या क्या घटक हो सकते हैं, जब हम हरियाणा पीसीएस के लिए कोर्स कर रहे होंगे तो मैं केमिस्ट्री के अंदर सीमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसे कास्टिक चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है, बिल्कुल सही है आपका। तो इसका मतलब 3 नंबर बड़ा गलत है। बाकी कौन से बचे हैं? 1, 2 और 4, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा यहां। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन धोने के सोडे के बारे में, वॉशिंग सोडा जो है बारे में सही है? यहां लिखना सही। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम सोडियम जन कार्बोनेट है और इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो आपके धोने के सोडे के लिए बिल्कुल सही नहीं, गलत हो गया है ये। दूसरा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, ये सही। सोडियम कार्बोनेट उसके अंदर घटक होता है तथा इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और धोने के सोडे हो, साबुन हो, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय के तो होते नहीं है। तो ये क्षारीय प्रकृति का मतलब है कि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति का है। जो पीएच स्केल हम पढ़ते हैं तो 7 से परे वाले 14 की तरफ जब जाते हैं तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और 7 से कम की तरफ आते हैं तो वो आपके पीएच कम होते हैं, वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह बेकिंग केक को फुलाने में काम आता नहीं, ये गलत है। खाने का सोडा अलग चीज। यह पानी में स्थायी कठोरता को हटाने के काम आता है, ये बिल्कुल सही है। ये आपका, ये सही है और ये सही है। पानी की कठोरता को हटाने के लिए काम आता है, सोडियम कार्बोनेट काम में आता है बिल्कुल। तो Na2CO3, Na2CO3 ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर 2 और 4 है, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपने ऐसा लगाया है तो मान के चलिए आपने सही काम किया है वहां पर। पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ कौन से होते हैं? अब पीएच बहुत बार आ गया तो पीएच स्केल के बारे में आप समझ लीजिए। 7 नंबर उदासीन होता है और 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 और 14, 14 तक होती है। और PHCl की खोज की थी सोरेनसन ने, सन 1909 के अंदर की थी। ठीक है, तो यहां देखिए 7, 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 6.9 तक सभी अम्लीय होते हैं, और 7.1 से लेकर के 14 तक सभी क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और ये 7 नंबर उदासीन है। 7 नंबर क्या है? उदासीन। अब हमसे प्रश्न किया है कि पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ बताइए, तो एक टेबल होती है जो मैंने आरएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में करवाई थी, और वही मैं आगे भी करवाता हूं, तो आप लोगों को भी वो करवाई जाएगी। उसमें कम से कम 18-20 के आसपास से सेगमेंट है जो आपके कम से अधिक पीएच की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अमाशयी रस, जैसा कि मैंने बताया था, अमाशय में HCl पाया जाता है, तो HCl तो अम्ल है, तो अंदर का माहौल 1.5 से लेके 1.8 तक का कर देगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका एसिडिक हो गया। कॉफी, कॉफी भी आपकी अम्लीय होती, 4-5 के आसपास जो है इस प्रकार का पीएच होता है लेवल इसका, जिसकी वजह से आप खाली पेट पीते हो तो आपको एसिडिटी कर देगी, ये भी अम्लीय होती। सेब का रस, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड फिर अम्ल हो गया। कार की बैटरी के अंदर H2SO4 डाला जाता है, वो भी अपने आप में अम्ल है। तो सारे के सारे जो हैं आपके, वो क्या है? अम्ल है। इनका पीएच मान 7 से कम है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चांदी को, ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन क्यों होता है इसको आज समझते हैं। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं रो से बनाते हैं, ये चांदी का कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है हमारे पास में, इस प्रश्न को समझते हैं। चालक तार है, और चालक तार का मतलब, मान लीजिए कि कोई भी वायर है आपके पास, उसको हम देखें तो चालक तार के अंदर जो है माहौल, वो कैसा होगा उसको देख लें। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तार की लंबाई के। प्रतिरोध किसके? किस किस समानुपाती होता है ये? तार की लंबाई के। प्रतिरोध हमेशा तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है उस तार के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी ये मान लीजिए तार है, और अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया ऐसे, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। इनका विपरीत असर होता है। तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अब इन दोनों को मैं मिला दूं तो R समानुपाती L/A। ए क्या है आपका? अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे पेंसिल है, इसको काटा सामने देखो तो मोटा पतला क्या है? वो अनुप्रस्थ क्षेत्र है उसका, काट। अगर मैं लंबाई को देखूं और इसको 1 मीटर कर दूं, और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, एक एक, तो ये दोनों तो एक हो गए। तो R समानुपाती किसके हो जाएगा? इन दोनों के। इन दोनों के क्या हो जाएगा? अगर मैं समानुपाती को हटाना चाहूं, 1/1 कर दिया, और समानुपाती को हटा के बराबर का निशान लगाना चाहूं, तो यहां पर लगेगा रो, और रो 1/1। अगर इसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर हो, तो R किसके बराबर हो जाएगा? यहां देखिए, R बराबर हो जाएगा रो के। तो रो जो होता है ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और ये विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है कम, जिसकी वजह से चांदी जो होती है सबसे ज्यादा सुचालक होती है सभी धातुओं के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांदी हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके देखा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आपको डाले गए थे। किसी समुद्र की गहराई में सोनार, सोनार ये वो नहीं जो सोने के आभूषण बनाते हैं, जो हरियाणा में कहते हैं सनियारा, सनियारा नहीं है ये, ठीक है, SONAR, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या है नाम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग करके मापी जाती है। समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? सोनार से। ये प्रश्न पूछ रहा है वो अपने से। इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं, विचार ही करना है अपने को। समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों को उपयोग में लिया जाता है। क्या ये बात सच है? देख लेते हैं। पानी, समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों की स्पीड हवा की ध्वनि से स्पीड के समान होती है। ये भी देख लेते हैं अपने। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र के तल से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तल पहुंचने के लिए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए मापा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। हमें कुछ भी नहीं पता हो तो कम से कम ये सही है। अगर ये सही है तो फिर इसका मतलब है कि इन चारों में ये ऑप्शन है। तो कुछ दूसरा देखते हैं। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों एक और चीज काम में ली जाती है कि इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का, यानी आपके वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये सही है, 1 और 3 दोनों सही है। तो 1 और 3 दोनों यहां पर सही है। तो ये आपको ध्यान रखना। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों और हवा की तरंगें स्पीड समान होती, ये गलत। हवा की वहां पर उतनी स्पीड तेज नहीं हो जितनी इसकी होती। तो इसका मतलब 1 और 3 जो है वो आपका सही है और ये वाला आपका गलत हो गया। और थोड़ा सा आप पे देखें अगर हम, तो कैसे होता है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज करिए कि ये समुद्र की सीमा है। ये समुद्र है और इसमें एक जहाज चल रहा है। इसमें एक जहाज चल रहा है और ये जहाज जो है वो आपके पानी के अंदर नहीं आ रहा है, ऊपर सतह पर तैर रहा है। और एक टाइटैनिक जो है वो डूबा हुआ पड़ा है अंदर। टाइटैनिक जो है वो आपके अप्रैल 15 1915 की बात है, 10 अप्रैल शायद। तो यहां पर वो रवाना हुआ और 15 अप्रैल को वो डूब गया था। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए इस सोनार सिस्टम को काम में लिया। यहां पर एक सोनार सिस्टम लगा होता है जो समुद्र के दोनों तरफ जो है, चारों तरफ वो तरंगों को भेजता रहता है। ये मान लीजिए समुद्र का तलहटी है, तो यहां पर भी वो आके टकराएगा और पीछे भी जाएगा। पानी के अंदर प्रकाश जब जाता है तो केवल 200 मीटर तक ही अंदर जा पाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। उसके बाद अंधेरा है। सपोज करो आप टाइटैनिक के पास में खड़े थे लेकिन दूरी 500 मीटर थी, तो आप देख नहीं पाओगे उसको। तो जैसे ये तरंगे नीचे आती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, नीचे आती हैं तो ये टकराती हैं इससे, जहाज से मान लीजिए, और एक तलहटी से। तो वापस इस रिसीवर की तरफ जब जाएंगी तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप आएगा पहुंचने में तरंगों को। तरंगों को जब वापस पहुंचती है उसमें टाइम गैप आता है, टाइम में अंतर आता है। तो फिर यहां से कैमरा डाल के देख लिया जाता है कि नीचे क्या पड़ा है। तो फिर आपको पता चलता है कि ये आपका, और इस सोनार की सहायता से समुद्र में डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियां, बड़े आइसबर्ग्स, जिससे टाइटैनिक डूबा था, 1912 की बात थी शायद वो, ठीक है, और जिसकी वजह से वो डूबा था, या बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उससे टकरा के जहाज नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी सहायता से समुद्र के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं प्लस समुद्र की गहराई, इन दोनों को मापने के लिए जो है वो सोनार को काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला हमारे पास में एक और प्रश्न है। कॉलम ए तथा दिए गए रोगों को कॉलम बी, यहां तो आपका रोग है और यहां पर जो है उसके लक्षण है।
लक्षणों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। इसका मतलब है हरियाणा पीसीएस रोगों की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है और देना भी चाहिए। कोविड जो है आपका चला था तो इसके साथ में इसका होना लाजमी है। तो टाइफाइड, पहली बात तो ये होता किससे है, देखो ध्यान से, ये आपका टाइफाइड है प्लस कॉलेरा जिसको हैजा कहते हैं और ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं टीबी, और इसी को क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग, और इसी को आपके यक्ष्मा, इसी को तपेदिक रोग भी कहते हैं। ये तीनों के तीनों तो होते हैं आपके जीवाणु से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, विब्रियो कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, ये इसके बैक्टीरिया के नाम है। छोटी माता और बड़ी माता ये वायरस से होती है। छोटी माता जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, एक्चुअल में स्मॉल पॉक्स नहीं है, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, एक्चुअल में वो चिकन पॉक्स वो हर बंदे को होता है जीवन में एक बार, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स है वो आपकी जो है एक्चुअल में बड़ी माता है, ठीक है ना। तो वायरस जो है इसका जो है वेरिसेला जोस्टर है और उसका होता है वेरियोला, वेरिसोला इसका और वो वेरियोला है। तो इसके लक्षण बताने हैं हमें, ये तो हमने एक्स्ट्रा जानकारी ली है कि क्या होता है ये। अब इनके लक्षणों के साथ काम करें तो पहली बात, टीबी जब हम देखते हैं तो टीबी के साथ हमने देखा है कि वजन कम हो जाता है, खांसी आती है और फेफड़ों में से रक्त आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलिन नामक एक विष जो है वो फेफड़ों में बनाना स्टार्ट कर देता है इसका जीवाणु। तो खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार और वजन घटना, ये आपके टीबी के लक्षण होते हैं दोस्तों। और अगर हमें एक से काम चल रहा हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं इससे कि हमें पता चल रहा हो। तो पहला क्या था आपका, ध्यान दीजिए, किसको किसके साथ जोड़ा, 3 को ए के साथ जोड़ा, तो 3 का ए के साथ जोड़ के देख लीजिए, 3 का ए के साथ तो बहुत सारे हो गए, जिसका मतलब मामला गड़बड़ है, अभी और करना पड़ेगा। वापिस आइए, अब हम टाइफाइड को देख लें। टाइफाइड के अंदर जो होता है बुखार, भूखना लगना और चकते दाने हो जाना वो होता है। कैलरा, चावल के पानी में जी मचलाना, उल्टी होना, क्योंकि इसके अंदर हैजा हो जाता है तो बहुत सारी उल्टियां होती हैं, दस्त होते हैं, तो ये उसके साथ जुड़ गया। ट्यूबरक्लोसिस के साथ वो जुड़ गया। छोटी माता के साथ में आपके ये टाइफाइड के साथ में तेज बुखार और चकते पड़ना और लाल लाल दाने इसके साथ हो जाना, बुखार भूखना लगना। तो इसका मतलब ए का बी और इसका डी, 2 का डी, ए का बी और डी, ए का बी, ये रहा ए का बी, ये वाला आंसर आपका सही हो गया, और 2 का डी, ए का बी और 2 का डी, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही हो गया। पेट दर्द तथा अपच, डाइजेशन ना हो पाना। पेट दर्द और अपच के एक मरीज को चिकित्सक ने प्रोबायोटिक लेने की सलाह दी। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसे कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं जिसमें खासतौर पर बैक्टीरिया है, जिसको लेने से हमारे शरीर के अंदर नेचुरल जो सिस्टम है, जो अंदर फोना है, नेचुरल फोना, वो आपका ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे पेट में ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो हमारे पाचन को ठीक करने में सहायता करते हैं। जब हम बहुत से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो वो भी मर जाते हैं, तो फिर हमारा पाचन नहीं हो पाता। तो लैक्टोबैसिलस जो है फिर आपको डॉक्टर देता है, लैक्टोबैसिलस की गोलियां देती है, स्पोर्स होती, बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर जाकर के और ठीक ठाक करते हैं। या डॉक्टर कहता है दही खाइए आप, तो दही में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। तो दिया जाता है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक से हमें क्या मदद मिलती है, तो प्रोबायोटिक दवाओं के प्रभाव को कम करता है। अगर दवाओं के प्रभाव को कम कर दिया तो फिर दवाएं प्रभावित कैसे होंगी? पेट में हानिकारक जीवाणुओं को मारने के अंदर नहीं, इसका काम मारना है ही नहीं, वो तो एंटीबायोटिक मारता है। पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए, अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, अपने आप चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं इसका आंसर, आगे जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आम्ल स्त्राव को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सी वाला होगा। स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए, अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रोबायोटिक। एक बाजार के अंदर बहुत सी टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे मैंने आपको स्पोरलेक के नाम से बात बताया, छोटे लिक्विड के रूप में यॉर्कुट भी आता है, आपने कई बार देखा होगा काजोल को इसके ऐड करते हुए। प्रोबायोटिक लेते हैं लोग, पीते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास में
चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करवाने की सिफारिश करते हैं। यानी कोविड-19 रोग है जो कोरोना वायरस से हुआ है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके, जब अपने कोर्स में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोविड-19 जो है वो एक डिजीज है, किसकी वजह से होती? कोरोना वायरस की वजह से होती। तो उसके लिए रियल टाइम पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। ये नैदानिक परीक्षण किसको पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है? किससे पता चलता है कि ये आपको कोविड-19 हुआ है? तो उसने इस पूरी जांच में किसको पकड़ा, किसकी जांच की? तो ध्यान दीजिए, पूरा कोविड वायरस नहीं होता है, वायरस का प्रोटीन नहीं होता है, वायरस के विशिष्ट एंटीजन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो वायरस का जो आरएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस का, उसको पकड़ता है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आया है ये आपका कोरोना वायरस से आया हुआ है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए इसको आपको सी ऑप्शन जो है यहां पर आपका सही होता है। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी की एक आधिकारिक घोषणा की। बेचारा जाएगा कहां, WHO तो करेगा ही घोषणा कि वैश्विक महामारी आ गई। कौन? कोविड-19। उससे पहले हम कहते थे कि ये ब्राजील का वेक्टर है, ये ब्राजील का वर्जन है, ये इंडियन वर्जन है। तो ऐसे देशों को नाम को ना लाने के लिए WHO ने इसकी आधारित घोषणा की कि देशों को बदनाम ना किया जाए। ये चाइनीज वेरिएंट है, इस तरह से कि देशों के ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो WHO ने इसको कहा कि ऐसे मत करो, इसका एक सही नाम होना चाहिए, आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। इसे कोविड-19 कहा गया। फिर क्या बोला गया? कोविड-19। अब तक आपको पता चल गया होगा कोविड-19 क्या है। तो को से कोरोना वायरस और डी से डिजीज और 2009 में 2019 में खोजा गया, तो फिर इसका नाम 19 भी लगा दिया साथ में। इसका नाम दिया गया, इसका उद्देश्य लोगों को बताना था कि ना कि आधिकारिक नाम को बदलना, बताना था कि ये रोग ये है, ना कि उसके आधिकारिक नाम को बदलना। तो इसमें कौन सा सही आधिकारिक नाम है उसका? WHO ने इस कोविड-19 का आधिकारिक नाम जो है वो किस प्रकार से निकाला? ह्यूमन कोरोना 229E को HCOV 229E, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने जब ये पूरा कोरोना वायरस चला था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मर्स कहते हैं, ये ऊंटों के ऊपर पाया गया था। तो ऊंट तो यहां आए ही नहीं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, 2003 के अंदर एक सार्स रोग को हम देखते हैं, चीन के अंदर आया था, जिसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। तो वो सार्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और अब जो है सार्स 2 यानी सार्स कोव 2 के नाम से इसका आधिकारिक नाम जो है ये दिया गया है। ह्यूमन कोरोना वायरस, ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है काफी। सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन है फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए गाइडलाइन जारी की गई। यानी गाइडलाइन किसके लिए? फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, यानी कि कुछ ऐसे एथिक्स के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपके नैतिक दायरों से बाहर ना हो, उसके लिए नियमों 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से वो कौन कौन से गाइडलाइंस सही हैं। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? कौन से कथन सत्य हैं, ये सत्य बताना है आपको। तो पहला है, यह गाइडलाइन केवल ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म वो है जिसमें आपने कई बार, जैसे आप देखते हैं अमेजन प्राइम है आपका, है ना, ये वाले इस प्रकार के कई और भी जीते हैं, नेटफ्लिक्स है, ये सब के सब OTT प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर आपने कई फिल्मों को भी रिलीज होते देखा है। अब ये सेंसर के द्वारा इतना कमांड में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर कुछ अश्लील जो है आपके पिक्चराइजेशंस वो मिलते हैं हमें। तो इसके लिए है, केवल इसके लिए तो नहीं। जहां पर केवल जैसा शब्द आ जाए तो वो गलत है, तो ये तो गलत हो गया आपका। इसमें बिचौलियों इंटरमीडिएट्स के लिए नैतिकता के कोड तथा प्रोसीजर्स सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, जैसा कि गाइडलाइन से परिभाषित होता है। ये बिल्कुल सत्य है, सेफ गार्ड्स दिए गए हैं इसको।
भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके लिए ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि इसमें किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत बिचौलियों को नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, 2, 3 और 4 ये वाला जो है वो आपका सही होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? ध्यान रखना, गलत मिलान। इसको बिटकॉइन तो हम जानते हैं क्या होता है, टेस्ला कंपनी के बारे में जानते हैं, एलॉन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता है। हल्का सा कोई स्टेटमेंट और पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था में धमाल हो जाता है। तो इनकी जो कार है, बैटरी वाली कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, वो आपका सही वर्जन है। और टेस्ला जो है भारत में भी अब लॉन्च होने की तैयारी कर चुकी। और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम वर्तमान बढ़ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक कार का होना एक नितांत आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। बिटकॉइन, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि हम जानते हैं, और इसके चलते बहुत से बाजार के अंदर क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, ये सत्य वचन है। पोकेमॉन गो, ये ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम है। पोकेमॉन ने तो बहुत जबरदस्त बच्चों के अंदर क्रेज कर दिया था। एक आपका ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल शो, यानी कि एक आवर्धित शो है जिसकी चीजें बच्चे बड़े दीवाने थे। जूम, जूम पे हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं। नाम सुना, जूम मीटिंग होगी, स्कूल में जूम मीटिंग होगी, बॉस के साथ जूम मीटिंग होगी, सबके साथ। तो ये ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका जो आंसर जो है सही वो ये है, ये गलत मिलान है, ये गलत मिलान है। बाकी सारे सही हैं और ये इसका आंसर, ये गलत मिलान है। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतरा था? ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और करंट से लिया गया है। ये सीधा आंसर है परसिवरेंस। परसिवरेंस जो है वो आपका रोवर था जो आपका मंगल ग्रह के लिए उस पर उतरा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लॉन्चिंग बड़ी प्यारी थी और इसका जो लैंडिंग थी मंगल पर वो भी बड़ी शानदार थी। एक बार उसको यूट्यूब पे जरूर देखिएगा आप। निम्न जोड़ों पर विचार कीजिए। मूल नवाचार, यानी कौन कौन सी नई चीजों को हमने अपनाने का प्रयास किया और उसके नवाचार के उद्देश्य कौन से थे, ये मिलान करना है आपको। मिशन कोविड सुरक्षा, इसको हमने जब लिया तो किसके लिए था? ये कोविड, कोविड नहीं, कोविड वैक्सीन के विकास को गति प्रदान करता है? नहीं, ये आपका गलत है, इसके लिए नहीं था ये। कवच, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करता है? ये भी गलत था। वैक्सीन मैत्री, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को अन्य देशों को आपूर्ति करना, ये बिल्कुल ठीक था। इससे हमने कई दोस्तों को बनाया और एक लंबा प्रचलन चला कि हमारा जो घर है वो तो भूखा बैठा है और हम बाहर वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन ये बाहर से मैत्री बनाने के लिए हमने मेडिसिन को बाहर, ये वैक्सीन को बाहर भेजा था। हालांकि उस समय तक ये पहचान होनी चाहिए कि एक बार आप अपने देश के टीकाकरण को पूरा करिए और बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में देखें तो पड़ोसियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उस तरह से हम दोनों चीजों से बच नहीं सकते। तो ये सही था। कोविड-19 श्री शक्ति चुनौती, कोविड-19 की एक समाधान चुनौती जो कि माई गवर्नमेंट द्वारा महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था और सही था। 3 और 4 ये वाला सेगमेंट आपका सही होता है इस चीज के लिए। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन राफेल लड़ाकू जेट विमान के प्रथम बैच में शामिल किया गया? ये तो आना ही था प्रश्न, क्योंकि राफेल अभी आया ही था। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन सी कंपनी से आया है, फ्रांस से आया है, कौन सी जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का। मल्टीटास्किंग जो है आपका फाइटर प्लेन है ये, और जबरदस्त काम करता है। और सबसे पहले स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज को ये दिया गया था। तो ये आपका आंसर नंबर 1 शामिल किया गया था स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज के अंदर। ब्लॉकचेन तकनीक संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी पूछा है इसको बहुत जबरदस्त तरीके से। ब्लॉकचेन हम पढ़ेंगे जब कभी टेक्नोलॉजी का पोर्शन हमारे पास में आएगा। तो ये इसमें सेफ्टी बहुत जबरदस्त है, पग पग पर सेफ्टी। अगर एक को हटा दिया तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से मामला बैठ। यह क्रिप्टोग्राफिक रूप से
सुरक्षित डेटाबेस है, यहां पर ध्यान रखना, सुरक्षित डेटाबेस आते ही इसको बोलते सब सही है। कुछ सहभागियों के बीच साझा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट लेजर है, बिल्कुल ठीक। ये लेजर वो लेजर नहीं है, लेजर वाली जिससे हम लेजर कहते हैं, ये लेजर का मतलब बही खाते जो होते हैं ना, वो वैसे है। यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है, बिल्कुल सही है, इससे पता चल जाए कहां लेन देन हुआ है, क्या हुआ है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो करेंसी अलग होता है, ठीक है ना। जैसे बिटकॉइन को मैंने बताया था वो क्रिप्टो करेंसी है। तो 1 और 2 सही है इसके अंदर, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। आप काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा था इसके ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आपके हरियाणा पीसीएस के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा की सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2021 के अंदर दिए थे, जिसको मैंने सॉल्व करने का आपके लिए प्रयास किया था। और आशा करता हूं कि आपने वहीं टिक लगाया होगा जहां मैंने आपको सॉल्व करवाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अजय सिंह, इस क्लास में इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे अपने मेन कोर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।